बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MGT 101 चैप्टर नंबर 2 की अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर इसकी असाइनमेंट आ चुकी है। नॉर्मली जो असाइनमेंट हमारी पहली आती है वो या तो आती है अकाउंटिंग इक्वेशन की या आती है जर्नल एंट्रीज की। ठीक है। जिसकी असाइनमेंट आ जाएगी, पहली बात तो ये पट शो कर ले कि उसको फाइनल में उसका यानी कि मिड टर्म में उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की असाइनमेंट आ गई है तो इसका क्वेश्चन पेपर में नहीं आना। अब क्वेश्चन आने हैं जनरल एंट्रीज से ऑनवर्ड, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। लेकिन खैर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, सीखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि ये हमें आगे बैलेंस शीट में काम आना। सो आपने इसको इस नजरिए से नहीं रखना कि चले असाइनमेंट कर लिया तो अब शायद हमें इसे ना भी पढ़े तो फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे बैलेंस शीट में काम आनी है। तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हमारे पास तीन हमने चीजें पढ़ी थी, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के तीन सोर्स हैं, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स और कंडीशंस। तीनों को हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इस पर हम टाइम जाया नहीं करेंगे। ठीक है। ट्रांजैक्शन के वाले से कुछ थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शंस यूज होनी है। अब देखें जी, कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे 6 लिखी हुई हैं, इनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन है। कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी, कैश ट्रांजैक्शन होंगी। तो कैश ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं? हाँ, इस कैश में हमारे पास कैश भी हो सकता है और चेक भी हो सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ही हो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखिए, रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स, डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ये तीनों एक ही चीज के तीन नाम हैं। किनके हैं? जिनको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमने क्या किया है? क्रेडिट सेल्स की है। अगर आप डेटर्स की डेफिनेशन देखें, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। वो बंदा जिसको हमने गुड्स बेची थी उधार पे, क्रेडिट पे। अब जब हम उससे कैश रिसीव करते हैं तो वो कैश क्या है? अब ये बात मैंने डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, लेकिन खैर वो जब जनरल आएगा तब उसको देखेंगे। फिलहाल हमने कैश रिसीव किया है, किनसे? डेटर से। फिर कैश पे टू सप्लायर्स। अब देखिए, कैश पे किया सप्लायर्स को। सैलरीज पे टू स्टाफ। स्टाफ को हमने सैलरीज पे किए, लेकिन आगे क्या लिख दिया गया? थ्रू चेक। अब जब चेक की बात आ गई है तो इसका मतलब है ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। चेक अब रिसीव करेंगे या चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो बैंक होगा आपका। बैंक में इजाफा या कमी होगी। फिर आता है सर्विस फी रिसीव्ड इन कैश। आपने को सर्विस दी है और उसकी फीस जो है वो कैश में रिसीव की है आपने। फिर आ गया एनी टाइप ऑफ पेमेंट मेड बाय कैश, चेक या किसी भी तरह की आप पेमेंट करते हैं या कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं कैश की शक्ल में या चेक की शक्ल में, या क्रेडिट ट्रांसफर डायरेक्टली बैंक में हो जाता है, कोई डिमांड ड्राफ्ट आप दे देते हैं, कोई डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें कैश की ही कंसिडर होती हैं। लेकिन जो चेक के थ्रू पेमेंट्स हो रही है, चेक रिसीविंग हो रही है, उसको हम बैंक लिखते हैं। यानी कि आप उसको दो नाम ले सकते हैं। एक आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड, और दूसरा कैश एट बैंक। यानी कि दोनों हैं कैश ही। जाहिर सी बात, बैंक में हमारा लिक्विड मनी होता है ना। आप एक मिनट में पैसे निकलवा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। आगे चलेंगे जी। कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गए। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू इशू सेल इनवाइस। आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल की हैं और सेल इनवाइस इशू की है। ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए हैं। आप देखें, गुड्स सेल करें क्रेडिट पे तो जिनको किए हैं उनको डेटर्स कहते हैं। गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे और जिनसे परचेज किए हैं उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। हाँ। आप जब उधार पे चीजें खरीदेंगे या उधार पे बेचेंगे तो ऑब्वियसली रिटर्न का एलिमेंट भी आता है। आपने चीजें उधार पे सेल की हैं तो आपके डेटर ने चीजें आपको स्टैंडर्ड नहीं थी या ठीक नहीं थी, या उसके पास पेमेंट रेंज है उसकी, तो वो चीजें वापस कर देता है। तो जब गुड्स रिटर्न होंगी कस्टमर से तो आप उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब गुड्स रिटर्न होगी सप्लायर को तो आप उसको डेबिट नोट इशू करते हैं। यहाँ पे डेबिट नोट आता है, ये क्रेडिट नोट नहीं है। इसको डेबिट नोट कहते हैं। आप जब गुड्स रिटर्न करते हैं कस्टमर्स को, सॉरी, कस्टमर से आपको चीजें आती हैं तो उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। और जब सप्लायर आपको इशू करता है, आप सप्लायर से रिसीव करते हैं तो उसे डेबिट नोट कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, गुड्स सोल्ड कस्टमर को की,
कमिटमेंट टू पे इन फ्यूचर, और अल्टीमेटली वो आपका सप्लायर, ये एक साइकिल चलता रहता है। आपने गुड्स उधार में बेची, कस्टमर से पैसे लिए, गुड्स उधार में खरीदी, तो जो कस्टमर से पैसे लिए वो अपने सप्लायर को पे कर दिए, तो ये आपका एक साइकिल चलता रहता है। जी, आइडेंटिफाई डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन इसकी, इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। द पर्सन टू होम गुड्स और सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने जिसको गुड्स उधार पे बेची हैं वो डेटर्स हैं। द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वो बंदा जिससे आपने उधार पे चीजें खरीदी हैं उसको आप क्रेडिटर कहेंगे। एक और चीज, मैंने तीन नाम हमने हमने डिस्कस किए हैं। एक आपका कस्टमर, डेटर और अकाउंट रिसीवेबल, ये आप एक ही चीज है। और आपका सप्लायर, क्रेडिटर और अकाउंट्स पेएबल, ये तीनों एक ही बंदे के नाम है। आगे चलेंगे जी। डेटर अकाउंट रिसीवेबल एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड टू यास्मीन ऑन क्रेडिट टर्म्स, आपने गुड्स बेची यास्मीन को क्रेडिट पे, तो यास्मीन आपका डेटर कहलाए। ठीक है, और ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी, इस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। और कैश रिसीव फ्रॉम यास्मीन, जब यास्मीन से आपको कैश रिसीव हो गया तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। इन शॉर्ट सिंपल सी बात है कि जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें कैश का लेन देन है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर वो उधार पे है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये सिंपल से आपने लॉजिक्स जेन में रखने हैं। आप इन लॉजिक्स को माइंड में रखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलेंगे, सेम क्रेडिटर का भी कॉन्सेप्ट सेम है, आगे चलेंगे। हमारे पास प्रैक्टिस आई है क्वेश्चन। अब ये सारी बातें हम पीछे करके आए हैं, यहां पे सिर्फ आपने ये देखना है कि आया वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, या क्या मामला है। तो अब ये सारी बातें जो कि हम करके आए, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए करनी है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कल के लेक्चर में पूछ सकते हैं। प्रोसीड करेंगे हम, क्योंकि सारी बातें हम कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर कोई टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज देख लें। जहां पे वो कंसेप्ट आगे काम आएगा कि आप जब कैश में सेल्स कर रहे हैं या कैश में परचेज कर रहे हैं, तो देयर इज द नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर्स एंड नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिटर या डेटर कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप उधार पे खरीदें या उधार पे बेचें। कैश पे आप किससे ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिसाल देता हूं। आप चीज सेल कर रहे हैं, आपको बंदा पता है कि ये बंदा जो है इसकी क्रेडिट वर्थ अच्छी नहीं है, ये पैसे टाइम पे नहीं देता, तो आप उसको उधार बेचने का सोचेंगे। लेकिन अगर वो कहता है मैं कैश पैसे देने आया हूं, मैं कैश पे खरीदने आया हूं, हम कहते हैं खरीदो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे क्रेडिट वर्थ कैसी है। तुम जितने मर्जी क्रेडिट के हिसाब से गंदे हो, खराब बंदे हो, पैसे नहीं देते, लेकिन तुम कैश पे लेने आए हो, लो सामान लो और कैश लो जाओ। ठीक है, तो मकसद बात करने का है कि कैश की जब बात है तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर्स, नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिटर्स। अब यहां पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपके साथ यही होगा, यहां पे आपने इन्हीं चीजों को डिस्कस करना है। कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मेंशन करना है कि किस कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, क्या मामला है। डायरेक्ट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, सादा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक दो ट्रांजैक्शन में पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो पड़ने में। वो कहते हैं बॉट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके हो गया। आल्सो आइडेंटिफाई पर्सनल अकाउंट एज डेटर या क्रेडिटर, हमें ये बताना है कि ये अकाउंट डेटर से ताल्लुक रखता है या क्रेडिटर से ताल्लुक रखता है। ठीक है, सबसे पहले बॉट मोटर कार फॉर कैश, मैंने आपको बताया जब कैश का लेन देन है तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, तो नो डेटर नो क्रेडिटर। पेड क्रेडिटर डोनर बाय कैश, हम क्रेडिटर डोनर को पेमेंट करते हैं कैश। अब देखें डोनर को पेमेंट की है, क्रेडिटर था तो क्रेडिटर कॉन्सेप्ट आ गया। पेड कैश टू मीरा ऑन अकाउंट, देखें जी मीरा को कैश पे किया है तो ये भी हमारा क्रेडिटर था। ठीक है, ये थी। सोल्ड मोटर कार फॉर कैश टू दाऊद, अब देखिए दाऊद को मोटर कार सेल की है कैश पे, तो जब कैश आ गया तो फिर नाम है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताता चलो आप, कि अगर देखें पेड का वर्ड आ गया, रिसीव्ड का वर्ड आ गया, या पेड का वर्ड आ गया, तो कैश का लेन देन हुआ है, बेशक कैश लिखा गया या नहीं लिखा गया। अगर नेम आ गया, और अब कैश का, रिसीव्ड का, पेड का, इन तीनों में से कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप देख लेना वो क्रेडिटर बनता है या डेटर बनता है। ठीक है,
हाँ, नाम भी लिखा हुआ है और साथ में कैश भी लिखा हुआ है जिस तरह ये है, तो फिर ये कैश ट्रांजैक्शन है, फिर नाम को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। ये बात जरा दोबारा 2-3 दफा रिपीट करके सुन लीजिएगा लेक्चर में, ताकि आपको ये बात मेमोराइज हो जाए। मैं भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर सिर्फ रिसीव्ड या पेड का वर्ड आ जाए, कैश ना भी आए, तो ये कैश का लेन देन है। अगर नेम आ जाए और रिसीव्ड, पेड या कैश, इन तीनों में से कोई वर्ड नहीं आया, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और अगर नेम और कैश दोनों आ जाए तो कैश ट्रांजैक्शन है, फिर नेम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। आगे चलेंगे जी। जी, अब हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन जो है साइन ऑफ इक्वालिटी को कहते हैं। नीचे मेंशन है एसेट्स इक्वल ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, या लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, एक ही बात है। आगे पीछे लिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं, उनके इफेक्ट दोनों या एसेट साइड पे होंगे, दोनों लाइबिलिटी साइड पे होंगे, या एक एसेट और एक लाइबिलिटी साइड पे होगा। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। हमने ये पहले लेक्चर में पढ़ा था, चैप्टर पहले में, कि कौन यानी कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वलेंट क्रेडिट। लेकिन अब डेबिट का का कॉन्सेप्ट आगे जनरल में आना है, तो वहां पे डिटेल बात करेंगे। लेकिन यहां भी सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है कि इफेक्ट दो ही होंगे। दोनों एसेट साइड पे हो सकते हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। दोनों लायबिलिटी साइड पे हो सकते हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। लेकिन अगर दोनों साइड पे होगा तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा भी डिक्रीज होगा। ये चीज यहां पे यही लिखी हुई है इन तीनों के अंदर। ठीक है, अब पढ़ना आपने है। हम आएंगे अब डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखें जी, अगर तो हमें इनकम होती है, या एक्सपेंसेस होते हैं, या कोई प्रॉफिट है। इनकम और प्रॉफिट एक ही वैसे लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे इनकम को रेवेन्यू की जगह भी यूज कर रहा है, चलें कोई बात नहीं। प्रॉफिट आएगा या एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे के सारे मालिक के हैं, तो हम इसको कैपिटल में ऐड लेस करेंगे, यानी कि ऑनर्स इक्विटी में हम इसको ऐड या लेस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन के अंदर देखेंगे। इक्वेशन आती है। अब हम आगे टाइम जाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन पे चलेंगे। ट्रांजेक्शन वन आई। नहीं जी, हम डिटेल क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन वगैरह, एक एक ट्रांजैक्शन जो है, हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। खैर, यहां पे यदि ऑनर्स पुट 10,000 इनटू सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस, इंक्रीज एंड इंक्रीज इक्विटी, इसको भी बाद में देखते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, नहीं है, इसी क्वेश्चन की अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं जी। चलें जी, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और नहीं, ये हमारे पास जगह खाली है, यही हम इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे। यहां पे लिखते हैं जी, हमारे पास एसेट्स हैं, इक्वल आ जाएगा लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, जो मैंने पीछे ट्रांजैक्शन छोड़ी हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को उसने करके दिखाया हुआ है, वो हम यहाँ पे चूंकि एक अकाउंटिंग क्वेश्चन को क्वेश्चन करने लगे हैं। अब इसके अलावा दो अकाउंटिंग क्वेश्चन के सॉल्व क्वेश्चंस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपकी इजीली प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप उनको भी देखकर अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहें, तो चैट जीपीटी आपके पास है, उसे कहीं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन बना के दें, उसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बताएं, वो क्वेश्चन खुद ही आपको बना के दे देगा, आप अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑनर्स पुट 10,000 इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। ऑनर ने 10,000 ऐड किया है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। तो एसेट में सबसे पहली चीज आपने कैश लिख देनी है, ऑलवेज हम कैश ही लिखेंगे सबसे पहली चीज। दूसरा हमारे पास आ गया बैंक। मालिक ने बिजनेस को बैंक में 10,000 रुपया दिया है। अच्छा, यहां पे एक दोबारा बात सुन लें। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे चैप्टर वन में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने कहा था कि क्या आप लोग जानते हैं सुपर एशिया के मालिक का नाम क्या है, जीएफसी फैन के मालिक का नाम क्या है? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है वो अपनी शनाख्त रखता है, उसका मालिक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अब से एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट शख्सियत है, एक सेपरेट
हैसियत, एक सेपरेट वर्थ है। तो इसीलिए बिजनेस में मालिक जब सरमाया लगाता है तो हम सेपरेटली लिखते हैं कि ये पैसा मालिक ने लगाया है। हम बिजनेस के अंदर इसको मेंशन करेंगे। अब 10,000 पे मालिक ने इन्वेस्ट किया है जो कि उसने बैंक में जमा करवा दिया। ठीक हो गया जी, पहली ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरी बात है, बिजनेस बाय शॉप ऑफ 2,000 पेज इन कैश, बड़ी सस्ती दुकान लग गई। बिजनेस ने बाय की है शॉप, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं ये बिल्डिंग है हमारी। कितने की बिल्डिंग बाय की है? 2,000 की। पेमेंट किसे की है जी? पेड इन कैश। अच्छा, पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, पेमेंट कैश में हो रही है। चलें जी। हम वह खैर एक बात यहाँ पे ये काबिल गौर है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। उसे चाहिए था वो कुछ पेमेंट बैंक से निकलवा के कैश में रख लेता, तो हम ये ट्रांजैक्शन हम कर देते हैं खुद से, कि हम यहां से 5,000 निकलवा के बैंक से तो इधर कैश में जमा कर देते हैं। कि हमने खरीदो फरोख्त करनी है तो हमने बैंक से 5,000 रुपये निकलवा लिया, तो कैश में हमारे पास 5,000 आ गया। 5,000 ही हमारे पास बैंक में रहा, और उसके साथ हमारे पास ऑन इक्विटी में 10,000 है। अब हमने 2,000 की बिल्डिंग खरीदी है, 2,000 बिल्डिंग में आ जाएगा, 2,000 कैश में कमी आ गई। अब देखिए एसेट ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एसेट ही डिक्रीज हुआ है। पहले में एसेट भी डिक्रीज था, उधर से ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज थी। इस ट्रांजैक्शन में एसेट डिक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है। ब्रैकेट का मतलब है माइनस करना। यहाँ पे 3,000 आ जाएगा, यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 5,000 आ गया, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल ऑनर्स इक्विटी हमारे पास 10,000 की आ गई। तीसरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तीसरी क्या है जी? द बिजनेस बाय गुड्स फॉर रीसेल पर्पज। बिजनेस ने गुड्स बाय किए हैं, तो चौथा एसेट हमारा आ गया गुड्स। जो जो एसेट सेपरेटली आता जाएगा हम उसको लिखते जाएंगे। 1,000 के हमने गुड्स खरीदी हैं, 1,000 कैश में कमी हो गई। अब यहां भी एसेट इंक्रीज हुआ है, एसेट ही डिक्रीज हुआ है। ये 2,000 आ गया, 5,000 हमारे पास बैंक में मौजूद है, 2,000 का हमारे पास फर्नीचर मौजूद है, 1,000 के हमारे पास गुड्स भी आ गई। फर्नीचर की सारी बिल्डिंग है, और 10,000 हमारे पास इक्विटी में एज इट इज आ गया। आगे चलेंगे जी। बाय मोर गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट। 2,000 की चीजें हमने उधार में खरीदी है। अब देखिए जब उधार में खरीदी है तो कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रेडिटर्स का, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें हमने जब लायबिलिटी एसेट्स वगैरह पढ़े थे तो हमने ये सीखा था कि क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। अब देखें यहां पे हमारे एसेट भी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ये 2,000 एज इट इज आ गया, ये 5,000 आ गया, ये भी 2,000 आ गया, ये 3,000 आ गया, यहां पे ये 2,000 आ गया, और ये 10,000 आ गया। आगे चलेंगे जी। बिजनेस बाय कार फॉर 3,000 ऑन कैश। बिजनेस ने 3,000 की कार बाय कर ली है। अब 3,000 का कैश तो है क्यों नहीं, बिजनेस को कार की तो बाय कर ली। चलें हम नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। एक बात याद रखिएगा बेटा, कभी भी कैश नेगेटिव नहीं होता। अब यहाँ पे जो कि ये क्वेश्चन था नहीं अकाउंटिंग क्वेश्चन का, तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमने व्हीकल परचेज की है, कितने की? 3,000 की। अब ये 1,000 कैश नेगेटिव हो गया। अब देखें ना, जेब में थे 2,000, 3,000 अब कैसे पे करेंगे? तो कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन चले मजबूरी में हमने यहाँ पे कर दिया है, क्वेश्चन एंड होने तक कुछ ना कुछ जुगाड़ लग ही जाएगा। आखिरी ट्रांजेक्शन है हमारे पास ही। बिजनेस सेल हाफ ऑफ द गुड्स 2,400 ऑन कैश। बिजनेस ने हाफ गुड्स बेची है 2,400 की। तो यहां पे देखें गुड्स कितने की पड़ी है। सबसे पहली बात तो ये, गुड्स हमारे पास पड़ी है 3,000 की, तो हाफ गुड्स बेची है मतलब 1,500 की। बेची कितने की है? 2,400 की। तो देखें 900 का डिफरेंस आ रहा है, वो 900 हमारा प्रॉफिट है। यहां पे 1,400 कैश आ गया क्योंकि 1,000 नेगेटिव था, 5,000 बैंक में पड़ा हुआ है, 2,000 हमारे पास बिल्डिंग है, 1,500 की गुड्स रह गई, 3,000 की हमारे पास व्हीकल है,
2000 हमने देना है, और 10,900 ये हमारा कैपिटल आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना ये है कि हमने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है। 1400, 5000, 2000, 1500, 3000। अब अगर तो टोटल सेम आता है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है। तो ये आ गया 10,900, इधर नहीं सॉरी 12,900, इधर आ जाए 2000 जमा 10,900, टोटल आ गया 12,900। लेकिन क्वेश्चन हमारा ठीक है। ये हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अब आपने करना ये है, एक तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़े हैं, आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, हमने एक डिटेल अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक एक ट्रांजैक्शन विद एक्सप्लेनेशन गिवन था कि ट्रांजैक्शन में कौन सा एसेट एसेट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। वो डिटेल थी 10-12 पेजेस की, जो कि मैंने नहीं करवाई आपको। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अब आपने करनी है। 2 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं इसमें भी लिंक ऐड कर दूंगा उन दोनों क्वेश्चंस का। और एक अभी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन का करवा दिया। फिर हमने इसको प्रॉपरली डिस्कस भी किया, सीखा भी, कौन कौन सी हर कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है। तो अब मैं ये यकीन रखता हूं कि आप उन सारी ट्रांजैक्शन को विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।